आज हम संविधान सभा के अधिवेशन और बैठकों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक 12 अधिवेशन और 167 दिन बैठक की थी। और इन अधिवेशन और बैठकों में क्या क्या काम किया गया था और कब कब ये अधिवेशन आयोजित किए गए थे, इन सब बातों पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान सभा के अधिवेशन और बैठक। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और इन 12 अधिवेशनों के अंतर्गत संविधान सभा ने कुल 167 बैठक आयोजित की थी। कुल कितनी बैठक आयोजित हुई थी? 167 बैठक आयोजित हुई थी। और टोटल संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। और इन अधिवेशनों में सबसे लंबा जो अधिवेशन हुआ था वो 9वां अधिवेशन हुआ था। सबसे लंबा अधिवेशन 9वां अधिवेशन था, जिसमें संविधान सभा की 38 बैठक हुई थी। 90वें अधिवेशन में 38 बैठक हुई थी। और जो सबसे छोटा अधिवेशन था वो एक तो 6वां अधिवेशन था और एक 12वां अधिवेशन था। दोनों अधिवेशन एक एक दिन के ही आयोजित किए गए थे। तो इस प्रकार 9वां अधिवेशन सबसे लंबा चला था, 38 दिन बैठक हुई थी। 6वां और 12वां दोनों अधिवेशन एक एक दिन के ही थे। तो आइए देखते हैं इन 12 अधिवेशनों को कब कब आयोजित किया गया था और इनमें क्या क्या काम संविधान सभा ने किया था। तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। प्रथम अधिवेशन 11 दिन का हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 और ये 23 दिसंबर 1946 तक आयोजित हुआ था। टोटल इस अधिवेशन में 11 बैठकें आयोजित हुई थी। तो इस प्रथम अधिवेशन में क्या क्या काम किया गया था उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। आप जानते हो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक के लिए आमंत्रण किसके द्वारा भेजे गए थे? तो संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए आमंत्रण भेजे गए थे, जिस पर हमने पहले भी बात कर ली थी। ये HVR संविधान सभा के सचिव थे। जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा के 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और टोटल 10 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो संविधान सभा के जो टोटल 389 सदस्य थे उनमें से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। एक तो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे और दूसरा जो देशी रियासतें थी उनके सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग ने तो संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि संविधान सभा में आने थे उनका जो चयन का तरीका था वो अभी निश्चित नहीं किया गया था। इसलिए संविधान की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने और 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और प्रथम बैठक में और क्या क्या काम हुए थे? प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष एंथनी फ्रैंक की नियुक्ति की गई थी। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष एंथनी फ्रैंक की नियुक्ति की गई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी इनका पहले जो नाम था वो सभापति था, लेकिन बाद में सभापति नाम को
अध्यक्ष के पदनाम से बुलाने लग गए थे। और इसका कारण हमने पहले आपको बताया था, क्योंकि संविधान सभा की जो समितियां थी उनके प्रमुख को भी सभापति बोलते थे और संविधान सभा का जो अध्यक्ष था उसको भी सभापति बोलते थे। इसलिए नाम में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए संविधान सभा के जो सभापति थे उनका नाम अध्यक्ष बाद में कर दिया गया था। हालांकि जब सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी तब तो इनका जो पद नाम था वो सभापति ही था, लेकिन बाद में इसका नाम अध्यक्ष कर दिया गया था। और उपसभापति के रूप में किसका मनोनयन किया गया था? एंथनी फ्रैंक का मनोनयन किया गया था। एंथनी फ्रैंक एंग्लो इंडियन सदस्य थे। दोनों की जो नियुक्ति की गई थी वो 9 दिसंबर प्रथम बैठक में की गई थी। फिर 10 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। 10 दिसंबर को क्या काम किया गया था संविधान सभा में? 10 दिसंबर को जो द्वितीय बैठक थी, इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि तय की गई थी। क्या तय किया गया था? 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में स्थायी सभापति या अध्यक्ष की निर्वाचन की विधि तय की गई थी। निर्वाचन की विधि इस बैठक में तय की गई थी। और इसके अलावा जो नियम और प्रक्रिया समिति थी उसके लिए विज्ञप्ति 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में जारी की गई थी। फिर तीसरे दिन बैठक हुई 11 दिसंबर को 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया और स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को, तृतीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी सभापति का निर्विरोध निर्वाचन किया गया था। निर्विरोध निर्वाचन किसका किया गया था? स्थायी सभापति का। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के सामने किसी ने भी अपना पर्चा नहीं भरा था, इसलिए 11 दिसंबर को इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। और तीसरी बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 को एक और महत्वपूर्ण काम किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु नियम और प्रक्रिया समिति का गठन भी 11 दिसंबर को ही राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। तो 11 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम समिति का निर्माण किया गया, समिति का गठन किया गया। समिति का नाम क्या था? नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और इस समिति का काम क्या था? संविधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम बनाने का काम था। तो संविधान सभा की प्रथम जो समिति थी वो नियम एवं प्रक्रिया समिति थी। 11 दिसंबर को उसका गठन किया गया था। फिर संविधान सभा की चौथी बैठक आयोजित होती है 12 दिसंबर को। चौथी बैठक कब आयोजित होती है? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को क्या काम किया गया था? आप जानते हो नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो पहले 12 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश फिर उसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो संविधान सभा की 5वीं बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। फिर 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक लगातार उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ, बहस हुई और एम.आर. जयकर के प्रस्ताव पर, उद्देश्य प्रस्ताव पर जो बहस चल रही थी उसको अगले अधिवेशन के लिए स्थगित किया गया था। एम.आर. जयकर के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था वो ये था कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो जाएं और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हो जाएं तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस नहीं करनी चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए।
तो इनके प्रस्ताव पर 21 दिसंबर को संविधान सभा के जो स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस को स्थगित कर दिया था। और इसके अलावा 21 दिसंबर 1946 को ही वार्ता समिति का गठन किया गया था। 21 दिसंबर 1946 को वार्ता समिति का गठन नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। वार्ता समिति का मुख्य काम क्या था? वार्ता समिति देशी रियासतों की प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में कैसे शामिल किया जाए, इस बात पर वार्ता समिति को अपना सिफारिशें देनी थी। तो वार्ता समिति का गठन नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था 31 दिसंबर 1946 को। और 23 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जो प्रथम अधिवेशन चला था वो 11 बैठक उसमें आयोजित की गई थी। तो प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर वाली, इसमें तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था और 10 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन पूरा जो प्रथम अधिवेशन देखें, इसमें संविधान सभा में टोटल 210 सदस्यों ने भाग लिया था। 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसमें तो 207 सदस्यों ने भाग लिया और 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और पूरा जो प्रथम अधिवेशन था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक, इस अधिवेशन में टोटल 210 सदस्यों ने भाग लिया था। जो पूरे सदस्य थे संविधान सभा के 296 सदस्य उस समय थे, क्योंकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। तो 296 सदस्यों में से 210 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर वाली, उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 207 सदस्यों की संख्या वो तो एक दिन की है 9 दिसंबर की, और पूरे इस सत्र के लिए अगर संख्या जोड़ें तो 210 सदस्यों के हस्ताक्षर संविधान सभा में जो वाद विवाद है उसमें अंकित हैं। तो इस प्रकार पूरे अधिवेशन में 210 सदस्यों ने भाग लिया है। फिर आता है द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक आयोजित किया गया था। द्वितीय अधिवेशन 5 ही दिनों का था और ये 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक आयोजित किया गया था। तो द्वितीय अधिवेशन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पर जो स्थगन दिया गया था प्रथम अधिवेशन में, अब उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने द्वितीय अधिवेशन के दौरान 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया था। 22 जनवरी को 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। और 22 जनवरी को इसी दिन एक काम और किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया था। संचालन समिति का, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। और स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या था? स्टीयरिंग कमेटी का काम था कि प्रतिदिन संविधान सभा में कौन से प्रस्ताव रखे जाएं, क्या काम किया जाए, उससे संबंधित काम इनको करना था। उसके बाद में 24 जनवरी को सलाहकार समिति का गठन किया गया था। 24 जनवरी को सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सलाहकार समिति का प्रावधान कैबिनेट मिशन की योजना में ही किया गया था। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उसमें एक सलाहकार समिति के गठन करने की बात की थी, और इस समिति का गठन 24 जनवरी 1947 को किया गया था। इस समिति के नीचे 5 उप समितियाँ थी। सलाहकार समिति का गठन पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इसके नीचे जो 5 उप समितियाँ थी उसमें 2 महत्वपूर्ण समितियाँ थी।
एक तो अल्पसंख्यकों के संबंधित समिति थी, दूसरे मूल अधिकार उप समिति थी। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो सलाहकार समिति का 24 जनवरी को गठन किया गया 1947 को। इसके बाद में 25 जनवरी को दो महत्वपूर्ण काम किए गए। 25 जनवरी 1947 को एक तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी का निर्वाचन किया गया था। HC मुखर्जी ये संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष थे, और प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? एंथनी फ्रैंक, जिनको 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत किया गया था। और 25 जनवरी को दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया था, कार्य संचालन समिति का गठन। कार्य संचालन समिति का गठन। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे KM मुंशी को। KM मुंशी को। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई एक तो संचालन समिति है, दूसरी कार्य संचालन समिति है, दोनों में अंतर क्या है? तो संचालन समिति का नाम है स्टीयरिंग कमेटी, और कार्य संचालन समिति का अंग्रेजी में नाम है ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी। ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी, दोनों के अलग अलग काम थे। कार्य संचालन समिति को जो काम दिया गया था वो तो ये था कि अगला जो अधिवेशन होगा उससे पहले आपको ये सिफारिश देनी है कि आगे संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, किस तरीके से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये तो कार्य संचालन समिति KM मुंशी का काम था। और जो संचालन समिति थी स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, उसका काम था कि दिन प्रतिदिन कौन कौन से कार्य संविधान सभा में संपादित किए जाएं, कौन कौन से प्रस्ताव, कौन कौन से काम प्रतिदिन संविधान सभा में किए जाएं। ये काम का संचालन समिति स्टीयरिंग समिति को सौंपा गया था। तो ये द्वितीय अधिवेशन 25 जनवरी 1947 तक चलता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण काम किए गए थे। फिर आता है तृतीय अधिवेशन, जो 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 तक आयोजित होता है। तृतीय अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन कब आयोजित होता है? 28 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 1947 से लेकर 2 मई 1947 तक। इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। एक तो जो नेहरू की अध्यक्षता में वार्ता समिति का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वार्ता समिति ने, मूल अधिकार उप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और तीसरा जो KM मुंशी की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया था, इस संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो तीसरे अधिवेशन में इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत संविधान सभा में कर दी गई थी। तो ये छोटा ही अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन भी। उसके बाद में आता है चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन शुरुआत होती है 14 जुलाई से। चौथा अधिवेशन, और चौथा अधिवेशन शुरू होता है 14 जुलाई से 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक। चौथे अधिवेशन के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, एक तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था ब्रिटेन की संसद में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद ने तो इसको पारित किया था 5 जुलाई को, और ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनकी स्वीकृति इसको मिल गई थी 18 जुलाई 1947 को। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो माउंटबेटन योजना थी, उसको इस अधिनियम के माध्यम से कानूनी दर्जा दिया गया था।
वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था और इसमें ये प्रावधान था कि भाई अब भारत का विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान दो राज्य बनेंगे और भारत की जो संविधान सभा अभी काम कर रही है वो भारत की संविधान सभा होगी और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसके अलावा जो चौथा अधिवेशन था उसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो उसके कारण जो भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे संविधान सभा के, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय क्षेत्र के थे उन्होंने अपना संविधान सभा में स्थान ग्रहण कर लिया था। और इसके अलावा बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण, तो वहाँ के जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका पुनर्निर्वाचन करवाया गया था। तो उन्होंने भी इसी सत्र के दौरान सदस्यता ग्रहण की थी। आपको पता है अंबेडकर पहले बंगाल की जैसूर कोलना सीट से संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण जिस सीट से वो निर्वाचित हुए थे वो सीट पाकिस्तान में चली गई, तो वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो बाद में उनको बम्बई की पूना सीट से दोबारा निर्वाचित करवाया गया था। और इसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, उनका जो सीट थी वो भी पाकिस्तान में चली गई, तो उनका भी पुनर्निर्वाचन हुआ था। और इसके अलावा चौथे अधिवेशन में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे वो भी संविधान सभा में शामिल हो गए थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल हुए थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, बाकी देशी रियासतों के प्रतिनिधि चौथे अधिवेशन में शामिल हो गए थे। और चौथे अधिवेशन में झंडा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय झंडा था, उसको भी 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज को भी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये 22 जुलाई को ये महत्वपूर्ण काम किया गया था। फिर आता है पांचवा अधिवेशन, और पांचवा अधिवेशन शुरू होता है 14 अगस्त 1947 को। अधिवेशन 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947 को। तो पांचवें अधिवेशन के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली थी, यानी 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्र होते ही संविधान सभा भी एक संप्रभु संस्था बन गई थी। और संविधान सभा में एक परिवर्तन और हुआ, संविधान सभा को संविधान के निर्माण के साथ साथ भारत की संसद के रूप में भी अब कार्य करना था। संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए कानून निर्माण करने का भी कार्य करना था। तो 15 अगस्त को दो महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान सभा में हुए। पांचवें अधिवेशन के दौरान संविधान सभा एक तो संप्रभु संस्था बन गई, संप्रभु संस्था हो गई, यानी अब ये कोई भी संविधान अपना बना सकती थी। इस पर कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो अब समाप्त हो गए। और दूसरा, संविधान सभा को संविधान निर्माण के साथ साथ भारत के लिए कानून निर्माण की संस्था के रूप में भी कार्य करना था, यानी भारत की संसद की तरह भी काम इसको करना था। और 15 अगस्त को संविधान सभा में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। भारत का गवर्नर जनरल संविधान सभा ने किसको नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। और 15 अगस्त रात को ही नेहरू के द्वारा, आपको पता है, ट्रस्टी विथ डेस्टिनी नामक भाषण दिया गया था। 14-15 अगस्त की रात को नेहरू के द्वारा भाग्य वधु के साथ चिर प्रतीक्षित मिलन नामक भाषण दिया गया था। तो वो भाषण भी नेहरू के द्वारा ट्रस्टी विथ डेस्टिनी नाम का भाषण दिया गया था। और
और 5वें अधिवेशन के दौरान ही आपको पता है संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, ड्राफ्टिंग समिति या उसको प्रारूप समिति बोलते हैं, उसका गठन भी 29 अगस्त को किया गया था। 5वें अधिवेशन के दौरान 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, 7 इसमें सदस्य थे अंबेडकर के सहित। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण 29 अगस्त 1947 को 5वें अधिवेशन के दौरान किया गया था। तो इस प्रकार ये 5वां अधिवेशन होता है संपन्न। और फिर आता है 6वां अधिवेशन। 6वां अधिवेशन एक ही दिन का था और 6वें अधिवेशन में जो काम किया गया था वो था बंगाल और पंजाब के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया था। बंगाल से 2 सदस्यों की वृद्धि की थी और पंजाब से 4 सदस्यों की वृद्धि संविधान सभा में की थी, जिसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 218 से बढ़कर 318 से बढ़कर 324 हो गई थी। और ये अधिवेशन हुआ था 27 जनवरी 1948 को। 6वां अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को हुआ। एक ही दिन का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में पंजाब से 4 सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, बंगाल से संविधान सभा में 2 सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, तो 6 सदस्य बढ़ गए। तो पहले 318 थे, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 324 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 6वें अधिवेशन में हो गई थी। और उसके बाद में 7, 8, 9, 10 और 11 इन अधिवेशनों में क्या काम हुआ था? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11 ये अधिवेशन आयोजित हुए थे। और इन अधिवेशनों में संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान पर 3 वाचन पूर्ण किए गए थे। यानी जो प्रारूप संविधान अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ ही संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान पर प्रथम वाचन भी आरंभ हुआ था। तो उसके दौरान संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान की एक एक धारा पर, एक एक अनुच्छेद पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था। और ये विचार विमर्श 7वें से लेकर 11वें अधिवेशन तक लगातार 3 चरणों से गुजरता है, जिसको प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन बोलते हैं। तो प्रथम वाचन तो आरंभ हुआ था 4 नवंबर 1948 को और ये चलता है 9 नवंबर 1948 को। इस दौरान संविधान सभा के प्रारूप पर प्रथम वाचन हुआ था और 4 नवंबर 1948 को आप जानते हो अंबेडकर के द्वारा प्रारूप संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और जो 7वां अधिवेशन होता है वो 4 नवंबर 1948 से 9 जनवरी 1949 तक चलता है। उसके बाद में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इन 4-5 अधिवेशन में प्रारूप संविधान पर ही विचार विमर्श हुआ था। फिर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था प्रारूप संविधान पर। और फिर जो 11वां अधिवेशन था संविधान सभा का, 11वें अधिवेशन में तृतीय वाचन आरंभ हुआ था। और 11वां अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था, 11वां अधिवेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो संविधान सभा का जो तीसरा वाचन होता है यहाँ पे वो 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ये संविधान सभा का तृतीय वाचन होता है। यानी जैसे हमारे संसद में कानून बनता है तो उस पर भी कानून 3 चरणों से गुजरता है, 3 वाचन होते हैं। वही प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माण में अपनाई गई थी। तो इन अधिवेशनों के दौरान ये 3 वाचन संविधान प्रारूप संविधान पर आयोजित किए गए थे। तो पहला वाचन जो शुरू हुआ था वो तो 8वें अधिवेशन में
फिर द्वितीय वाचन 8, 9, 10 3 अधिवेशनों में चला और तृतीय वाचन 11वें अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो 11वें अधिवेशन की शुरुआत तो 14 नवंबर को हुई थी, लेकिन तृतीय वाचन की शुरुआत हुई थी 17 नवंबर से 26 नवंबर तक ये हुआ था। और 17 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये घोषणा की गई कि हम संविधान पर अब तृतीय वाचन आरंभ करेंगे। और इसके बाद में अंबेडकर के द्वारा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। और अंबेडकर के द्वारा इस संविधान सभा में तृतीय वाचन के दौरान एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो संविधान सभा ने बनाया है उस संविधान को पारित किया जाए। ये प्रस्ताव भी अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में तृतीय जो वाचन था उसके दौरान रखा गया था। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया था। यानी 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया था। तो संविधान के जो कुछ प्रावधान हैं वो तो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो 26 नवंबर को लागू हुए थे, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। 26 नवंबर को जो प्रावधान लागू हुए थे उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 9 यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ यानी 60 अनुच्छेद 60, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393। ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं। ये टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और बाकी जो संविधान के प्रावधान हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। टोटल ये 16 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही, जिस दिन संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, उसी दिन लागू हो गए थे 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन से। और बाकी के जो अनुच्छेद हैं, बाकी का जो पूरा संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसको हम आगे देखेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था। उसके बाद में संविधान सभा का 12वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है और ये जो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए हैं, इनके प्रावधान संविधान में कहाँ किए गए हैं? इनके प्रावधान अनुच्छेद 394 में किए गए हैं कि ये 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर को ही लागू होंगे, बाकी का संविधान के प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 394 में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं 12वां अधिवेशन। 12वें अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को, और ये भी एक ही दिन का अधिवेशन था। तो इस प्रकार संविधान सभा के 12 अधिवेशन आयोजित हुए थे। तो इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था? देखो, इस अधिवेशन के दौरान एक तो 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें एक है डॉक्टर वाई.एस. परमार और दूसरे हैं रत्नप्पा और भरमप्पा कुंभार। इन 2 सदस्यों ने 24 जनवरी संविधान सभा के अंतिम दिन संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके अलावा 24 जनवरी को और क्या काम हुआ था? 24 जनवरी को भारत के अंतरिम राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। भारत के अंतरिम राष्ट्रपति का निर्वाचन 24 जनवरी 1950 को ही
हुआ था। और अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी थे संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर के द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम किया गया था। और 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा 24 जनवरी को जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था संविधान सभा के जो 3 प्रतियां थी उन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और कितनी प्रतियां थी? 3 प्रतियां थी। एक की प्रति थी हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रति थी, हस्तलिखित अंग्रेजी, एक हस्तलिखित हिंदी की प्रति थी और एक छपी हुई अंग्रेजी की प्रति थी। तो 3 प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान की तरफ से बलवंत राय मेहता ने हस्ताक्षर राजस्थान की तरफ से किए थे। तो इस दिन ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। 284 सदस्यों ने संविधान की छपी हुई हस्तलिखित अंग्रेजी और हस्तलिखित हिंदी की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा की जो हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रति थी इसको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हस्तलिखित प्रति लिखी थी। और जो कलाकृति बनाई थी संविधान सभा की प्रतियों पर वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। नंदलाल बोस ने कलाकृति बनाई थी। और हिंदी में जो प्रति लिखी थी वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी गई थी। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी में अनुवाद, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी में संविधान की हस्तलिखित प्रति लिखी गई थी। और आप जानते हो संविधान सभा की जो मोहर थी वो हाथी का चिन्ह था। संविधान की जो मुहर थी वो क्या थी? हाथी। मुहर में क्या अंकित था? हाथी का चिन्ह अंकित था। तो इस प्रकार ये 12 अधिवेशन संविधान सभा के आयोजित किए गए थे और टोटल 167 दिन संविधान सभा बैठी थी और 12 अधिवेशन इसके आयोजित करवाए गए थे। और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया था। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को ही अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया था। अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। तो इस प्रकार 12 अधिवेशन हुए थे, 167 दिन बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जब अनिश्चित काल तक इसको स्थगित कर दिया था तो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लग गई। तो हमारी जो संविधान सभा है उसने 3 रूपों में कार्य किया था। पहला रूप होता है इसका केवल संविधान सभा के रूप में कार्य करना। फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो इसको संविधान सभा के रूप में और भारत की संसद के रूप में कार्य इसने आरंभ किया। और तीसरा जो काम इसने किया था तीसरे रूप में वो 26 जनवरी से लेकर 1952 तक केवल अंतरिम संसद के रूप में इसने कार्य किया। तो आइए देखते हैं संविधान सभा ने किस किस रूप में कार्य किया है और कब कब से किया है और क्यों किया है। तो
तो संविधान सभा ने देखो 3 रूपों में कार्य किया है। पहला इसने काम किया है केवल संविधान सभा के रूप में, केवल संविधान सभा के रूप में। तो ये कार्य इसने कब से शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 17 नवंबर 1947 तक किया था। क्योंकि आप जानते हो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद में संविधान सभा को संविधान निर्माण के साथ साथ भारत की संसद के रूप में भी काम करना था, और संविधान सभा को ही दोनों काम करने थे। इसलिए संविधान सभा की संसद के रूप में जो प्रथम बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी। इसलिए हम मानते हैं कि 9 दिसंबर से लेकर 17 नवंबर 1947 तक तो संविधान सभा ने केवल संविधान सभा के रूप में कार्य किया था, और बाद में इसने संविधान सभा व संसद के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। संविधान सभा के साथ संसद के रूप में भी कार्य किया। ये कब से किया था इन्होंने? 17 नवंबर 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। इस अवधि में संविधान सभा ने संविधान सभा के साथ साथ संसद के रूप में भी कार्य किया था, क्योंकि 17 नवंबर को संसद के रूप में पहली इसकी बैठक हुई थी संविधान सभा की, और 24 जनवरी तक संविधान सभा और संसद के रूप में दोनों रूप में काम किया था। और 24 जनवरी को संविधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, क्योंकि 24 जनवरी को संविधान सभा के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, संविधान निर्माण का कार्य पूरा ही हो गया था। तो इसलिए इस अवधि तक दोनों रूप में कार्य किया। तीसरा चरण आता है, उसमें केवल अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया था? संविधान सभा ने, और ये किया था 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक। इस प्रकार हमारी संविधान सभा ने 3 रूपों में कार्य किया था। जब तक भारत की प्रथम लोक संसद का गठन हुआ था तब तक इसने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया था। तो इस 3 रूपों में इसने अपना कार्य किया है। पहला संविधान सभा के रूप में, और भारत आज़ाद होने के बाद में संविधान सभा और संसद के रूप में, और संविधान लागू होने के बाद में अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ये जो अंतरिम संसद थी इसका विघटन नहीं किया गया। इसके अस्तित्व समाप्त होने की बात अनुच्छेद 379 में की गई है कि जब भारत की संसद का गठन हो जाएगा तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो 17 अप्रैल 1952 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद में भारत की नई संसद का चुनाव के बाद में गठन हुआ था। इस प्रकार संविधान सभा ने 3 रूपों में कार्य किया है। संसद के रूप में कार्य इसलिए किया था क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद में भारत की कानून बनाने का कार्य भी इसी को सौंपा गया। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, कानून का निर्माण भी किया। क्या दोनों कार्य साथ साथ किए, अलग अलग किए? तो संविधान सभा कानून निर्माण का कार्य अलग दिन करती थी, यानी संसद के रूप में तो अलग दिन बैठती थी। जिस दिन संविधान निर्माण का कार्य करती थी अलग दिन बैठती थी। जिस दिन संविधान सभा के रूप में बैठती थी इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये संविधान सभा कानून निर्माण करने का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलकर करते थे। गणेश वासुदेव मावलकर संसद के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। तो संविधान सभा दोनों कार्य अलग अलग दिन करती थी। तो 1950 से लेकर 1952 तक हमारी संसद एक सदनीय संसद ही थी, यानी एक ही सदन था इसमें। और इस दौरान इसने प्रथम संविधान संशोधन भी कर दिया था 1951 में, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके अलावा पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी इसने 1951 में लगाया था। तो ये दोनों कार्य हमारी अंतरिम संसद के द्वारा किए गए थे, जो एक सदनीय संसद थी।
और उसके बाद में 1952 के बाद में संसद में 2 सदन हो गए थे। तो इस प्रकार संविधान सभा ने अपना कार्य किया था। तो आज की क्लास में हमने संविधान सभा के 12 अधिवेशन देखे हैं और इसकी 167 दिन बैठक हुई है। कई किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में इसके 11 ही अधिवेशन दे रखे हैं, तो वो 26 नवंबर तक इसका अधिवेशन है। और अगर 11 अधिवेशन हैं तो बैठक फिर 166 हो जाएंगी। लेकिन वास्तविक रूप से देखें, संविधान सभा के वाद विवाद को हम देखेंगे तो 12 अधिवेशन दिए हुए हैं और 167 दिन बैठक हुई है। तो संविधान निर्माण का जो कार्य किया गया था उसमें तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे, यानी 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य चला था। तो ये जो टाइम है ये तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है। और पूरे संविधान सभा की जो अवधि देखें तो वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक है। तो ये जो अवधि है ये 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन है। तो ये अवधि संविधान निर्माण की है और ये अवधि टोटल संविधान सभा की है कि कब तक उसने संविधान सभा के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने चलायमान राष्ट्र कहा है। और जो समाजवादी नेता थे के.वी. राव के द्वारा भीमराव अंबेडकर को संविधान की जननी कहा है। अंबेडकर को क्या कहा है के.वी. राव ने? संविधान की जननी, संविधान की जननी कहा गया है। और निराजुद्दीन अहमद नाम के एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग समिति को अपवहन समिति कहा है। अपवहन समिति, कौन सी समिति को कहा है? ड्राफ्टिंग समिति को। किसने कहा है? निराजुद्दीन अहमद, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रारूप समिति को किस नाम से कहा है? अपवहन समिति। यानी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग समिति होती है, इन्होंने इसको ड्रिफ्टिंग समिति कहा है, ड्रिफ्टिंग कमेटी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ड्रिफ्टिंग बोल सकते हैं या अपवहन समिति बोल सकते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका कारण ये है कि हमारे भारत में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज्य दिवस मनाया गया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य दिवस मनाएंगे। तो उसकी याद की उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था।